आज के लेक्चर में अपन एंगुलर एसएचएम के बारे में सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने लीनियर एसएचएम के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। एंगुलर एसएचएम का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम का जो बॉटम मोस्ट पोजीशन होगा उसको अपन मीन पोजीशन मान सकते हैं। पॉइंट ए इज द राइट मोस्ट एक्सट्रीम एंड पॉइंट बी इज द लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम। और दोनों का कंपैरिजन देखो, लीनियर एसएचएम वर्सेस एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में ऑसिलेशंस हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलोंग होते, एंगुलर एसएचएम में कैसे होंगे? अलोंग अ कर्व पाथ। लीनियर एसएचएम में अपन रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते थे। रिस्टोरिंग फोर्स को अपन मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल लिखते थे। एंगुलर एसएचएम में अपन रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करेंगे एंड रिस्टोरिंग टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा इसके इक्वल लिखेंगे। लीनियर एसएचएम में हमारा इक्वेशन इस फॉर्मेट में आता था, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एंगुलर एसएचएम में एक्स के बजाय थीटा लिखेंगे और एक्सेलरेशन के बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। या फिर अल्फा विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मेट में अगर हमारा इक्वेशन आता है अल्फा इज सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा, तो एंगुलर एसएचएम में भी अपन उस कांस्टेंट को ओमेगा बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, एंड टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा। लीनियर में x was equals to a sin omega t plus phi। एंगुलर में थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा नॉट। थीटा नॉट मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम थीटा जो होगा, तो इस केस में अपन ये वाले एंगल को थीटा नॉट मान सकते हैं, राइट? ये एंगल थीटा नॉट होगा, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कोरिलेशन समझ पा रहे हैं दोनों में, लीनियर एंगुलर में। वैसे ही dx बाई dt जिसको अपन वेलोसिटी बोलते थे, वो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल था, और यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। अच्छा देखो, ये वाला जो ओमेगा है ये एसएचएम वाला ओमेगा है। मतलब ये वाला ओमेगा अगर मुझे पता हो तो टाइम पीरियड को अपन 2 पाई अपन ओमेगा बोलते, वेर एज डी थीटा बाई डी टी करने पर जो ओमेगा आएगा वो डिफरेंट होगा, राइट? तो इस ओमेगा को तुम अलग सिंबल दे सकते हो, वी कैन यूज दिस सिंबल। ये बात सबको समझ में आ रही, दोनों ओमेगास कैसे अलग है? एनी डाउट सो फार? एंड आखिरी पॉइंट, लीनियर एसएचएम में अपन टोटल एनर्जी को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखते थे, और यहाँ पे अपन टोटल एनर्जी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे भी हाफ एम के बजाय मैंने आई लिखा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर रहने दिया, और ए स्क्वायर के बजाय थीटा नॉट का स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, ये करेक्शन कर लेना। ये टोटल एनर्जी होगी, ओके? तो एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए सिंपल पेंडुलम का ये एग्जांपल देखो। सिंपल पेंडुलम का ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, मीन पोजीशन, और अपने मीन पोजीशन से मान लो मैंने उसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। थीटा एंगल से डिस्प्लेस करने के बाद देखो इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या लगेगा। नीचे का जो बॉब है उस पे mg नीचे लग रहा है, राइट? तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होगा, राइट? इनमें से कौन सा कंपोनेंट इसको रिस्टोर कर रहा होगा? mg sin theta। एंड रिस्टोरिंग टॉर्क को अपन mg sin थीटा टाइम्स l लिख सकते, इक्वल्स टू आई अल्फा। इस m मास के बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट ml स्क्वायर इनटू अल्फा। और यहाँ पे अपन अज्यूम करें दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अगर थीटा बहुत ही छोटा एंगल हुआ तो साइन थीटा को अपन अप्रोक्सीमेटली थीटा ही मान सकते, mg थीटा इंटू l। अच्छा, ये m तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा को थीटा लिख दो, मतलब g थीटा विल बी इक्वल्स टू l इंटू अल्फा। हमारा टारगेट है अल्फा को थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू g बाई l टाइम्स थीटा। तो तुम देख पा रहे हो ये वाला जो टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है, दैट मीन्स ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ g बाई l, और टाइम पीरियड को अपन 2 पाई
√L/g यूज कर सकते हैं, राइट? ये अपन पहले भी यूज कर चुके हैं ना काफी बार। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हमने सीख लिया SHM के इस कॉन्सेप्ट से, राइट? अच्छा, अभी नोट करने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए क्या? बताओ कैसे करना है। यू वांट टू नोट दिस डाउन एवरीथिंग या बाद में लिखोगे? फिर बाद में ही बेटर होगा। बाद में लिख लोगे, अभी खाली सारी चीजें समझ लो तो तुम्हारा सिलेबस थोड़ा टाइम से पहले खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें और रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। मेरा अभी टॉपिक वाइज टेस्ट कब है SHM पे? Sir, next week. सर नेक्स्ट वीक। है ना, मतलब 25। तो Yes, ये sir. भी ओके फॉर एवरीवन? सब लोग कंफर्टेबल हो? बाद में लिखोगे तो मैं नोट्स तो तुम्हारे साथ शेयर कर ही दूंगा ये सारे, तो बाद में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। सब कुछ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, खाली वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम बाद में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? सर लेकिन आप हमारे लेक्चर का ही रिकॉर्डिंग डालोगे ना, अपलोड करोगे ड्राइव पे? तुम्हारे लेक्चर तुम्हारे इसका ही करूंगा और किसी बैच का नहीं करूंगा, ठीक है? ओके, सो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√L/g होता है, ये हमने डिराइव कर लिया। और इसका जनरलाइज्ड वर्जन क्या होगा? 2π√L/g इफेक्टिव। g इफेक्टिव का मतलब याद है सबको? अगर पेंडुलम किसी एलिवेटर में है, लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ A से एसेलेरेट कर रहा है, तो वहां पे अपन g इफेक्टिव क्या लेंगे? g+a या g-a? Sir, G+A. g+a, ये सबको समझ में आता है ना, g इफेक्टिव? Yes, sir. ओके, एक और चीज नोट करो, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। नीचे कितना हैवी बॉब अटैच था उससे फर्क नहीं पड़ता, मास का टर्म आ ही नहीं रहा उसके फॉर्मूला में। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √L, √L के प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे जैसे अपन L बढ़ाएंगे टाइम पीरियड बढ़ते जाएगा। मगर L को अगर मान लो मैंने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, अगर मैंने L को अर्थ के रेडियस से भी कंपेरेबल कर दिया, तो उस केस में अपन टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। टाइम पीरियड का ये जो फॉर्मूला है ये अपन कब यूज कर पाएंगे? when L is much smaller than the radius of the earth। एंड प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होगा ना, जितने भी सिंपल पेंडुलम होंगे उनका जो लेंथ है वो अर्थ के रेडियस से तो बहुत ही छोटा ही होने वाला है ऑब्वियसली। अर्थ का रेडियस कितना होता है पता है किसी को? डेटा ग्रेविटेशन सबने पढ़ लिया है। 6400 किलोमीटर। यस, तो ये तो बहुत ही ज्यादा रेडियस है। 6400 मतलब मीटर्स में करेंगे तो और इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो अर्थ का रेडियस बहुत ही ज्यादा होगा। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर मान लो मैं पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल ले लूं, तो उस केस में डेरिवेशंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको देखते। और देखो एक और चीज जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अभी कॉपी पेस्ट नहीं करने का एक और एडवांटेज ये होगा कि बाद में जब तुम अपने नोट्स कंप्लीट करोगे तो बिना डेरिवेशंस देखे इसको खुद से तुम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम भी मैंने जो डिराइव किया, इसको तुम खुद से ट्राई करो। जो प्रॉपर स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं SHM के, उससे अपन कैसे निकल रहे। सिमिलरली इसको भी तुम एज एन एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर सकते हो। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम when the length is comparable to the radius of the earth। तो इस केस में अगर मान लो मैं पेंडुलम को थोड़ा भी डिस्प्लेस करूं, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, दोनों कंपेरेबल। तो यहाँ पे अगर मैं पेंडुलम को डिस्प्लेस करता हूँ तो जो बॉब है उसका लोकेशन भी चेंज हो जाएगा। पहले जो बॉब यहाँ पे था अभी वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, राइट? और मान लो मैंने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, तो अभी इस बॉब पे जो mg लग रहा होगा, mg एक्चुअल में किस तरफ लगता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट? तो इस केस में जब बॉब का लोकेशन यहाँ पे आ गया तो mg टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब इस तरीके से लग रहा होगा। उस पर्टिकुलर लोकेशन के रिस्पेक्ट में वो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही है, मतलब यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा वो ऐसा होगा ना, ऐसे ओरिएंटेशन, तो इसके रिस्पेक्ट में वो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। बट बाहर अगर स्पेस से अपन देखेंगे तो वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता हुआ दिखाई देगा। और ये m मास का बॉब था इधर, ओके? सो लेट अस अज्यूम दैट दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। थीटा एंगल से अपन ने इसको डिस्प्लेस किया और उसके करस्पॉन्डिंग अर्थ के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसको अल्फा मान लेते। तो ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सबको, लेट मी मार्क दिस इन ब्लू कलर। ये वाला ट्राइंगल ऑब्जर्व करो। इस ट्राइंगल में ये एंगल एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, ये वाला एंगल। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये थीटा प्लस अल्फा के इक्वल होगा, राइट?
सबको समझ में आ रहा है ज्योमेट्री? Yes, sir. यस सर। सो mg का जो along दिस लाइन वाला कंपोनेंट है, कहना है ये mg cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा होगा, और mg का इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट थोड़ा बड़ा करके दिखा देता, ये mg साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा के इक्वल होगा। कौन सा कंपोनेंट रिस्टोर कर रहा है इसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में, अलोंग द स्ट्रिंग या नॉर्मल टू द स्ट्रिंग? Normal to the string. नॉर्मल टू द स्ट्रिंग, ये वाला कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट का जो टॉर्क होगा, स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पे भी अपन एल मान रहे। और सर हाँ बताओ। वो थीटा एंगल बनाने के बाद सेम हाइट पे कैसे होगा? थीटा बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा थीटा होता है, तो अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, तो ये कर्व को मैं अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, ओके सर। है ना? तो सेम हाइट पे मान लो लगभग। और रिस्टोरिंग टॉर्क को अपन क्या लिखेंगे, mg साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इंटू एल, ये रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। और इसको मैं आई अल्फा, आई यहाँ पे भी एम एल स्क्वायर होगा इंटू अल्फा। अच्छा यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, देखो क्या दिक्कत हो गई, ये एंगल और ये एंगुलर रेसोल्यूशन के सिंबल्स एक जैसे हो गए ना, तो इस एंगल को अल्फा के बजाय फाई लिख दे अपन। देखो ये वाले एंगल अल्फा को मैं फाई से रिप्लेस कर रहा हूँ। इज इट ओके फॉर एवरीवन? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, क्यों मैंने रिप्लेस किया समझ में आ रहा है? Yes, क्योंकि yes. अल्फा अपन ऑलरेडी एंगुलर रेसोल्यूशन के लिए मान रहे हैं, और यहाँ पे भी थीटा और फाई ये दोनों ही एंगल्स बहुत ही छोटे होंगे, m कैंसिल हो गया और l का एक टर्म भी कैंसिल हो गया, एंड साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, इसको अप्रोक्सीमेटली थीटा प्लस फाई लिख दो। और यहाँ पे क्या बच रहा है, एल अल्फा, राइट? अभी मेरा टारगेट अल्फा को कौन से एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, थीटा या फाई? मेरा एक्चुअल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? और जीबी आएगा ना? Some constant times. अच्छा इंटू जी भी आएगा, करेक्ट, सॉरी, इंटू जी भी आएगा। तो मेरा टारगेट तो अल्फा को थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था ना, थीटा वाज माय ओरिजिनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे किसी तरह फाई को भी थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, एंड फाई को थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए अपन ये वाले कॉमन साइड का रेफरेंस ले लेते हैं। इस कॉमन साइड को अगर मैं एक्स मान लूँ, तो ऊपर वाले ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में एक्स को मैं एल साइन थीटा या फिर एल थीटा लिख सकता, और नीचे वाले के रेफरेंस में एक्स को मैं आर फाई लिख सकता। दिस एल इंटू थीटा इज एक्स एंड दिस आर इंटू फाइव इज ऑल्सो एक्स। ये समझ में आया रिलेशन सबको? Yes, sir. दैट मीन्स Yes, sir. एल थीटा इज आर फाइव, दैट मीन्स मैं फाइव को एल थीटा अपॉन आर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं फाइव को थीटा के टर्म्स में लिखूंगा तो मेरा एंगुलर रेजोल्यूशन भी सिर्फ थीटा के टर्म्स में आ जाएगा, वही मेरा टारगेट है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करके देखते, जी थीटा और फाइव को एल थीटा बाय आर लिख दो, और आर एच एस को एल अल्फा एज इट इज लिख दो। तो यहां से मैं थीटा कॉमन ले सकता हूँ, राइट? एक काम करो, थीटा और एल भी कॉमन ले लो, जी थीटा और एल भी कॉमन ले लो। तो पहला जो टर्म है उसमें 1 अपॉन एल रह जाएगा, और दूसरे टर्म में 1 अपॉन आर रह जाएगा, और ये एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अल्फा की जो वैल्यू है वो जी 1/L प्लस 1/R टाइम्स थीटा के इक्वल आ रही है। तो सब देख पा रहे हो, ये जो पूरा टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। दैट मीन्स इस केस में जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जी 1/L प्लस 1/R, इस पूरे का अंडर रूट। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा में भी अपन यही लिख देंगे, जी 1/L प्लस 1/R, इस पूरे का अंडर रूट, है ना? ये फाइनल आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का। क्लियर है सबके लिए? तो अगर किसी सिंपल पेंडुलम का लेंथ अर्थ के या प्लेनेट के रेडियस के कंपैरेबल हुआ तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर तुम वो कंडीशन इंपोज करते हो दैट आर इज मच ग्रेटर देन एल, तो सेकेंड टर्म नेग्लिजिबल बन जाएगा और हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला आ जाएगा, राइट? इफ आर इज मच ग्रेटर देन एल, तो टाइम पीरियड ओरिजिनल फॉर्मूला से मैच हो रहा है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और अगर मान लो मैं यहाँ पे उल्टा कंडीशन इंपोज करता हूँ,
कुछ डाउट है इसमें बताओ? No, sir. यहाँ पे अगर मान लो मैं L को मच ग्रेटर देन R मान लूँ, मतलब मैंने सिंपल पेंडुलम के लेंथ को अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, सच दैट अर्थ का रेडियस उसके सामने बहुत ही छोटा लग रहा है, तो उस केस में 1/L नेग्लिजिबल बन जाएगा ये वाला टर्म, और उस केस में टाइम पीरियड कितना बन जाएगा 2π√R/g। तो मुझे बताओ क्या टाइम पीरियड कभी भी इस एक्सप्रेशन से बड़ा हो पाएगा? तुम लेंथ को चाहे इनफाइनाइट कर दो, क्या वो 2π√R/g से कभी भी बड़ा हो पाएगा? No, sir. तो इन अ वे दिस इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड, 2π√R/g, और कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट्स के इक्वल आ जाएगा। 84 मिनट्स ये वैल्यू तुमने कहीं पे ग्रेविटेशन में देखा है और कहीं पे ये वैल्यू आ रहा था 84 मिनट्स सैटेलाइट के टाइम पीरियड का कुछ अर्थ के सरफेस के नियर बाय? नहीं, ठीक है, एनीवेज दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली अगर तुम अर्थ के सरफेस के नियर बाय किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो कोइंसिडेंटली उसका टाइम पीरियड भी 84 मिनट्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस एग्जांपल? खुद से डिराइव कर लोगे ये सारी चीजें? ओके चलो फिर नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग। अपन ने ये वाला एग्जांपल भी देखा था पहले कभी कोई तो चैप्टर में। अगर मान लो पेंडुलम को अपन किसी व्हीकल के अंदर रख रहे, ये व्हीकल है और ये व्हीकल एक्सेलरेट कर रहा है राइट में, तो पेंडुलम का जब हम एफवीडी बनाएंगे पेंडुलम इस तरीके से पीछे डिविएट हो जाएगा और इसके एफवीडी में एमए फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट की तरफ और एमजी फोर्स लग रहा होगा। दिस एमए इज स्यूडो फोर्स, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ma² + g² का अंडर रूट होगा, और पेंडुलम का यही मेन पोजीशन होगा राइट। ये फॉलो कर रहे हैं सब लोग? ये वाला जो लाइन है इसके अलोंग उसका मेन पोजीशन होगा। तो बेसिकली इनिशियली पहले नॉर्मल सिचुएशन में जो काम नीचे mg कर रहा था अलोंग द स्ट्रिंग, वही काम यहाँ पे m√(a² + g² कर रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करके मुझे बता सकते हो जी इफेक्टिव क्या होगा नई सिचुएशन? जी इफेक्टिव इन द न्यू सिचुएशन इज (a² + g²। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो सब लोग इन दोनों को Yes, कंपेयर sir. करके? तो वंस यू फाइंड जी इफेक्टिव उसके बाद तुम टाइम पीरियड को सिंपली 2π√L/g इफेक्टिव, मतलब L/(a² + g², ये टाइम पीरियड आ जाएगा। सिमिलरली अगर पेंडुलम एक ऐसे लिफ्ट में होता जो नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता ए से, तो जी इफेक्टिव g - a बन जाता, और अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होता तो g + a बन जाता। ओके, आई थिंक ये वाला एग्जांपल अपन पहले कर चुके हैं ना कोई तो चैप्टर में, रिकलेक्ट हो रहा है Yes, कुछ? sir. Yes, ओके sir. चलो ठीक है, तो इसको भी बाद में नोट कर लेना। ये कुछ एग्जांपल्स ये भी आसान है, ये भी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तुम आराम से कर पाओगे खुद से। ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अ सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग SHM with amplitude A. Find the maximum tension in the string if mass of the bob is m and length of the string is L. यहाँ पे तुम्हें सर्कुलर मोशन का नॉलेज काम आएगा। मुझे बताओ अगर कोई भी पेंडुलम, मान लो ये इसका मीन पोजीशन है, ये अगर इस तरीके से सर्कल में जा रहा है, इसको मैं एक्सट्रीम को A मान लेता, मीन को B, और जो लेफ्ट वाला एक्सट्रीम है उसको C मान लेता, तो A से लेके C के बीच में वो ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे बताओ मैक्सिमम टेंशन कौन से पॉइंट पे आने के चांसेस है? अगर मान लो रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा तो किसी भी जनरल पोजीशन पे, मान लो D जो है वो कोई भी जनरल पोजीशन एट सम एंगल थीटा, ये वाला जो एंगल है इसको मैं θ0 मान सकता हूँ, मैक्सिमम एंगल या फिर एंगुलर एम्पलीट्यूड राइट। तो किसी भी जनरल थीटा पे अगर मैं अज्यूम करूं पार्टिकल का D पे जो स्पीड है वो v है, तो D पे अगर मैं इसका FVD बनाऊंगा तो नीचे mg लग रहा है एंड अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन लग रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन का जो इक्वेशन है mg का कंपोनेंट इस तरफ mg cos थीटा होगा,
सो टूवर्ड्स द सेंटर जो नेट फोर्स लग रहा है वो टी माइनस एम जी कॉस थीटा लग रहा है, और इसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई एल के इक्वल कर सकता हूँ। ये तुम सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते आ रहे थे, रिकलेक्ट हो रहा है सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। Yes, sir. दैट मीन्स टेंशन विल बी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा। तो टेंशन के इस एक्सप्रेशन को देखते हुए मुझे पता चल रहा है कि टेंशन कब बढ़ेगा, अगर जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाते जाऊँ तो टेंशन बढ़ते जाएगा, और कॉस थीटा बढ़ेगा तो भी टेंशन बढ़ेगा। एंड कॉस थीटा का बढ़ना मतलब थीटा का बढ़ना या कम होना? कम होना. कम होना। तो तुम देख पा रहे हो पॉइंट बी जो है वो दोनों चीजों को फेवर कर रहा है। पॉइंट बी इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, तो पॉइंट बी पे स्पीड सबसे ज्यादा होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, और पॉइंट बी पे थीटा भी मिनिमम है। तो पॉइंट बी में ये दोनों चीजें मैक्सिमम है, तो अपन सेफली बोल सकते हैं टेंशन विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट बी। सब फॉलो कर पा रहे हो ये चीज? मैक्स एट हाँ सर। पॉइंट बी। तो बस पॉइंट बी पे मुझे किसी तरह टेंशन निकालना है, और टेंशन निकालने के लिए मुझे स्पीड पता होना चाहिए, राइट? तभी अपन ये इक्वेशन को यूज करके टेंशन निकाल पाएंगे। सो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। एट मीन पोजीशन पॉइंट बी पे उसका जो भी एनर्जी होगा वो तो सिर्फ के के फॉर्म में होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, और इसी को मैं टोटल एनर्जी के इक्वल कर सकता हूँ। किसी भी एसएचएम का टोटल एनर्जी क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट? तो यहाँ से v की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a टाइम्स ओमेगा आ जाएगी, और सिंपल पेंडुलम के लिए अभी अभी हमने देखा था ओमेगा जो है वो अंडर रूट ऑफ g बाय एल होता है। टाइम पीरियड इज अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सो ओमेगा विल बी अंडर रूट g बाय एल। तो ओमेगा की ये वैल्यू यूज कर लो तो उससे हमें v मिल जाएगा। v विल बी a टाइम्स ओमेगा, एंड टेंशन माइनस एम जी इज एम बी स्क्वायर बाय एल, तो टेंशन को मैं एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय एल लिख सकता। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फाइनली ये आंसर आ जाएगा, राइट? एनी डाउट? ओके, ये एग्जांपल खुद से ट्राई कर लेना। ये वाला भी, इसमें भी तुम्हें जी इफेक्टिव निकालना होगा स्यूडो फोर्स को यूज करके। ऐसा टाइप का एग्जांपल भी हमने शायद किया था पहले, राइट? Yes, sir. नेट फोर्स निकाल लो, और नेट फोर्स स्ट्रिंग के ऑपोजिट होगा, तो वहां पे नेट फोर्स को m इंटू जी इफेक्टिव के इक्वल कर लो, तो उससे जी इफेक्टिव मिल जाएगा, एंड टाइम पीरियड विल बी 2 पाई एल अपॉन जी इफेक्टिव। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ फ्लूइड। देखो अभी यहाँ पे एसएचएम और फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन होने वाला है। ओके, सो अगर मान लो किसी पेंडुलम को अपन फ्लूइड के अंदर टिप कर दे और वहां पे उसके ऑसिलेशंस करवाए, तो फ्लूइड के अंदर जो जी इफेक्टिव है, फ्लूइड के अंदर बॉब के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो नीचे एमजी लग रहा होगा, और ऊपर बुएंसी, Buoyant force. और ऊपर बुएंसी जो लग रहा है उसको उसका इफेक्ट मैं नीचे की तरफ mg माइनस बुएंसी मान के कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ये बॉब को लिक्विड के अंदर डिप किया हुआ, तो उस पे नीचे mg माइनस बुएंसी लग रहा है और ऊपर टेंशन लग रहा है। तो स्ट्रिंग के ऑपोजिट, टेंशन के ऑपोजिट जो भी उस पे नेट फोर्स लग रहा है, अपन इसी को m इंटू जी इफेक्टिव के इक्वल करते आ रहे थे ना जी इफेक्टिव निकालने के लिए। तो यहाँ से जो जी इफेक्टिव की वैल्यू है वो तुम देख पा रहे हो, जी माइनस बुएंसी अपॉन m आ जाएगी। एंड बुएंसी फोर्स को अपन क्या लिखते हैं? बुएंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ Volume. लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में वॉल्यूम इमर्ज्ड और टोटल वॉल्यूम सेम ही होगा क्योंकि पूरा का पूरा ही इमर्ज्ड है, तो इसको मैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ही मान लेता हूँ इनटू जी अपॉन एम। वी नॉट अपॉन एम विल बी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड को एज इट इज रहने दो, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैचिंग देख पा रहे हो तुम लोग? ये टर्म्स को मैं 1 अपॉन रो नॉट से रिप्लेस कर सकता हूँ, Yes, sir. एंड जी को भी एज इट इज लिख दो, तो यहाँ से जी कॉमन ले लो, एंड 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट। ये हमारा इफेक्टिव ग्रेविटी का एक्सप्रेशन आ गया, और एक बार तुम्हें इफेक्टिव ग्रेविटी मिल गया उसके बाद तो तुम टाइम पीरियड को सिंपली 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव ये लिख सकते हो, है ना? अगर मान लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ऑब्जेक्ट दोनों ही इक्वल हो गए,
रो एल और रो नॉट अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, और जी इफेक्टिव अगर 0 हो गया मतलब टाइम पीरियड इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो एक तरीके से उस केस में ऑसिलेशन होगा ही नहीं ना, वो वहीं पे रह जाएगा। ओके, एनी डाउट? अगर मान लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा हो गया डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ऑसिलेशंस ऐसे हो रहे होंगे। उस केस में मुझे स्ट्रिंग को नीचे अटैच करना पड़ता, ये बॉब होता, और बुएंसी फोर्स ज्यादा होता है या वेट ज्यादा होता अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो? इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस केस में बुएंसी फोर्स ज्यादा होता ना। Yes, sir. तो इस तरफ बुएंसी नीचे mg, तो एक तरीके से मैं इस तरफ b माइनस mg मान सकता, और टेंशन ऊपर की तरफ। तो प्रीवियस सिचुएशंस में जो काम नीचे mg कर रहा था वो काम ऊपर की तरफ b माइनस mg कर रहा है, तो इसको अपन mg डैश से रिप्लेस कर सकते। तो यहां से तुम g इफेक्टिव निकाल लेते, एंड ऑसिलेशंस इस तरीके से हो रहे होते इस केस में, उल्टा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। ये फॉलो कर पा रहे हो सब लोग? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हुआ तो इस तरीके से ऑसिलेशन होगा। ओके, एनी डाउट्स? ओके, चलो फिर नेक्स्ट सिचुएशन देखते। ये क्वेश्चंस तुम खुद से अटेम्प्ट कर लेना बाद में। क्वेश्चन सेट 7। अभी देखते हैं SHM और रोटेशन का कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। हमने SHM और ग्रेविटेशन का भी कॉम्बिनेशन देखा, SHM और फ्लूइड मैकेनिक्स का भी देख लिया, SHM और रोटेशन। इसमें भी अपन एनर्जी मेथड यूज नहीं करेंगे, अपन नॉर्मल तरीका यूज करेंगे। जैसे ये वाला सिचुएशन देखो, यहाँ पे एक स्पीयर है या फिर डिस्क मान लो, एक डिस्क है और उसको स्प्रिंग से अटैच किया हुआ, और सरफेस जो है वो परफेक्टली रफ है। परफेक्टली रफ मतलब रोलिंग कंडीशन हो रहा होगा, और इस डिस्क को अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये थोड़ा सा रोटेट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन साथ में हो रहा होगा, राइट, फॉर रोलिंग कंडीशन। और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। मान लो मैंने डिस्क को एक्स अमाउंट से लेफ्ट में मूव किया, और लेफ्ट में मूव करके इसको छोड़ दिया। ओके, सो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा होगा? मान लो डिस्क को मैंने एक्स अमाउंट से मूव किया, तो स्प्रिंग के अंदर एक्स का कंप्रेशन आ गया होगा, यस और नो? Yes, sir. तो स्प्रिंग जो है वो इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? Yes. सेंटर में कनेक्टेड है, k इंटू एक्स लगा रहा होगा, है ना, जहाँ पे भी कनेक्टेड है उधर। स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है और इसमें एक्स का कंप्रेशन आ गया, तो स्प्रिंग फोर्स विल बी k इंटू एक्स, बट साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा होगा ग्राउंड से, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा? मान लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है या फिर राइट की तरफ लग रहा है, ऐसे अज्यूम कर लो। इनकेस हमारा अजम्पशन गलत हुआ तो अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ये तुमने देखा होगा ना रोटेशन। तो फ्रिक्शन को राइट की तरफ अज्यूम कर लेते, तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा ट्रांसलेशनल मोशन के लिए? F प्लस के एक्स इक्वल्स टू m इंटू ए, एक्सेलरेशन a मान लेते। मेरा टारगेट किसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा? एक्सेलरेशन को x के टर्म्स में, राइट। SHM में यही टारगेट होता है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन भी एक्स्ट्रा अननोन आ रहा है। तो फ्रिक्शन के लिए अपन एक और इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ये तो पहला इक्वेशन आ गया। रोटेशन में ट्रांसलेशन के साथ साथ क्या लिखते हैं अपन इक्वेशन? Torque. टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। देखो, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ कि अगर अगर ये राइट की तरफ मूव कर रहा है तो इसके अल्फा का जो सेंस है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज? अल्फा का सेंस क्लॉकवाइज होना चाहिए, यस और नो? तो एक्चुअल में फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन हमने माना है वो लेफ्ट में मानना चाहिए था ना। ये फॉलो कर पा रहे हो सब लोग? तभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज आ पाएगा। क्या टॉर्क होगा बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का? F FR इंटू into एफ R. आर इक्वल्स टू आई अल्फा। आई मतलब mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, राइट। Yes, sir. तो फ्रिक्शन की वैल्यू
m/2 इंटू आर अल्फा होगी, एंड आर अल्फा किसके इक्वल होगा फॉर रूलिंग कंडीशन? A. आर अल्फा इज इक्वल टू ए फॉर रूलिंग कंडीशन। तो फ्रिक्शन को मैं m/2 टाइम्स ए लिख सकता हूँ, और इसको पहले इक्वेशन में डाल दो, तो क्या मिलेगा? अच्छा, पहला इक्वेशन जो है वो अभी रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा इसमें। kx माइनस एफ, kx माइनस एफ इक्वल्स टू ma हो जाएगा, और f को ma/2 डाल दो। दैट मीन्स kx माइनस ma/2 इक्वल्स टू ma, तो kx विल बी 3 ma/2, और मेरा टारगेट है a को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, तो a जो है वो 2k/3m टाइम्स x आ जाएगा। तो मुझे बताओ ये वाला टर्म क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा Omega. स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, एंड टाइम पीरियड विल बी 2π/ओमेगा, मतलब 2π अंडर रूट 3m/2k। समझ में आया ये स्टेप्स? मुझे बताओ ये मेथड कैसा लगा तुम्हें? शॉर्ट मेथड लगा या थोड़ा लेंदी लगा? दो इक्वेशन से डील करना पड़ रहा है, थोड़ा सा लेंदी है ये मेथड, है ना? रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों से अपन को डील करना पड़ रहा है। तो इसी का मैं तुम्हें एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ। हमें एनर्जी मेथड तो यूज ही नहीं करना है, इसको तो तुम स्किप ही कर दो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अभी मैं जो तुम्हें नीचे शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, वो टेक्निक तुम यूज कर सकते हो फॉर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रोटेशन प्लस एसएचएम, अदर शॉर्टर मेथड। सेम सिचुएशन में यहाँ पे वापस रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये डिस्क दिया हुआ है, डिस्क के सेंटर से एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और स्प्रिंग का ये एंड फिक्स्ड है, राइट? डिस्क को मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया x। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कहना है से ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये ICOR होगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुम लोग ने रोटेशन में, ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। एक ऐसा पॉइंट जो उस इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे हो, Yes, sir. है ना? ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये ICOR है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अगर ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो मैं पूरे डिस्क का इसी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन मान सकता हूँ। मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि ये पॉइंट तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, और ये पॉइंट को छोड़ के जो पूरा का पूरा डिस्क है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो मान लो इस पॉइंट के अबाउट थीटा एंगल से रोटेट हो चुका है। अपन इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर एसएचएम अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट इसको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, डिस्क का सेंटर, वो कितने से आगे मूव करेगा? इसको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। डिस्क का जो रेडियस है दैट इज r, और अगर ये एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ, ये एंगल को अगर अपन थीटा मान रहे, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? क्या तुम देख पा रहे हो? ये r इंटू थीटा के इक्वल होगा। Yes, sir. इट्स लाइक अ सर्कुलर आर्क, हॉरिजॉन्टल या फिर सर्कुलर आर्क मान लो, जो कि सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और रेडियस r। तो x को अपन r थीटा मान सकते हैं। दैट मीन्स स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है वो यही x होगा, r थीटा। तो स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा होगा इस पे, इस तरफ, वो k इंटू r थीटा होगा। यस और नो? ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, और इसी स्प्रिंग फोर्स का इसी पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट एक रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये स्प्रिंग फोर्स इसको वापस इस सेंस में रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स का रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस r, k r थीटा इंटू r, ये इसका रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। ये सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो? एक्चुअली यू कैन आर्ग्यू दैट इसका ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए, राइट, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। बट क्योंकि ये एंगल थीटा बहुत ही छोटा है, तो कॉस थीटा को तो अपन लगभग 1 मान सकते हैं ना? सब फॉलो कर रहे हो इसको? रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें। स्प्रिंग फोर्स इनटू r, ये रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। और इस रिस्टोरिंग टॉर्क को किसके इक्वल करेंगे? ये रिस्टोरिंग टॉर्क हम लोग पॉइंट सी के अबाउट निकाल रहे हैं या फिर ICOR के अबाउट निकाल रहे हैं? ICOR. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट लेना चाहिए? ICOR के अबाउट। और ICOR के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सेंटर के अबाउट mr MR स्क्वायर square by 2. और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से प्लस mr स्क्वायर।
तो ये 3mr²/2 हो जाएगा, यस और नो, इनटू अल्फा। ये समझ में आया इक्वेशन? नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू I अबाउट ICOR इनटू अल्फा। तो इस इक्वेशन से R R और R² कैंसिल हो गया और अल्फा की वैल्यू 2k/3m टाइम्स थीटा आ गई। तो एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन आ गया जिसमें अल्फा थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अपन क्या बोल सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो सेम रिजल्ट आ रहा है इधर से भी, टाइम पीरियड 2π/ओमेगा हो जाएगा। कौन सा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है तुम्हें, बताओ? अभी वाला या पहले वाला? सर पहले मैंने सही था। हो सकता है अभी वाला शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे क्योंकि कुछ नई चीजें अपन शायद इसमें यूज कर। वैसे तो चीजें तो रोटेशन वाले ही है, मगर एसएचएम में उसको पहली बार अपन अप्लाई कर रहे हैं। बट आई विल सजेस्ट कि तुम ये वाले मेथड से यूज टू हो जाओ, ये तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चंस में कम टाइम में आंसर निकालने में मदद करेगा। तो अगर तुम्हें पहले वाला अभी भी अगर लग रहा है कि पहले वाला ज्यादा कन्वीनियंट था, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको तुम कन्वीनियंट बना लो प्रैक्टिस करके, क्योंकि टाइम वाइज ये तुम्हें जल्दी आंसर देगा और वही मैटर करेगा तुम कितना जल्दी सॉल्व कर पाते। ओके, शुड आई समराइज दिस मेथड अगेन? यस सर। ICOR मूव नहीं करेगा तो इसके अबाउट प्योर रोटेशन मान लो, इसके अबाउट पूरे के पूरे डिस्क को थीटा एंगल से रोटेट करवा दो और देखो कि थीटा एंगल रोटेट करने के बाद उस पर रिस्टोरिंग टॉर्क क्या लग रहा है। रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स से ही लगेगा। ये मेथड में एक और फायदा क्या हुआ, जो भी एक्स्ट्रा फ्रिक्शन लग रहा होगा उसका टॉर्क तो ICOR के अबाउट 0 हो जाएगा। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट फ्रिक्शन, राइट? तो यस खाली स्प्रिंग का ही एक्स्ट्रा टॉर्क आएगा और स्प्रिंग का एक्स्ट्रा टॉर्क निकालने के लिए स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन निकाल लो x which is r theta। तो स्प्रिंग फोर्स विल बी k into r theta और इस स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क विल बी k into r theta मल्टीप्लाइड बाय दिस लीवर आर्म r। ये रिस्टोरिंग टॉर्क है और इसको I into अल्फा के इक्वल कर दो, बस इतना ही करना था। उसके बाद अल्फा को थीटा के टर्म्स में निकाल लो, कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर नाम दे दो एंड टाइम पीरियड विल बी 2π/ओमेगा। ओके, तो ये वाले मेथड को एक बार तुम खुद से सॉल्व करना वापस इस मेथड से, और एनर्जी मेथड तो अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखे। देखो ये भी सिमिलर सिचुएशन है, यहाँ पे बस स्प्रिंग को सेंटर पे अटैच करने के बजाय सेंटर से a डिस्टेंस ऊपर अटैच किया हो। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इंटू आर के बजाय स्प्रिंग फोर्स इंटू a प्लस आर, बस खाली उतना ही फर्क है, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो आई एम श्योर कि ये तुम खुद से कर पाओगे, खुद से ट्राई करना बिना सोल्यूशन दिखे। यहाँ पे भी बस एक स्प्रिंग के बजाय दो स्प्रिंग लगा दिया, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो इफेक्टिवली ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल कनेक्शन में, तो खाली एक सिंगल स्प्रिंग मान लो 2k। तो ये भी पहले सिचुएशन जैसा ही हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एसएचएम इन फ्लूइड्स, वापस फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। देखो ये जो सिचुएशन है इसको भी नीचे रीड्रॉ कर लेते। ऑसिलेशंस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, मान लो किसी लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लो टोटल हाइट इसका h मान लो। ओके, और कुछ पोर्शन इमर्स्ड होगा, जो पोर्शन इमर्स्ड है उसको L मान लो। तो इनिशियली जब ये फ्लोट कर रहा है इसका क्या मतलब है, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं mg और बुएंसी, उनके साथ क्या हो रहा होगा, दोनों बैलेंस्ड होंगे, राइट, फॉर फ्लोटिंग। अभी एसएचएम करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जहाँ पे mg और बुएंसी बैलेंस्ड है उसको अपन मीन पोजीशन मानेंगे। तो एसएचएम करवाने के लिए या फिर एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, मीन पोजीशन से
प्लीज डिस्प्लेस कर दो बाय स्मॉल अमाउंट। तो मान लो इस पूरे सिस्टम को मैं नीचे की तरफ एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करूं, ओके, तो क्या होगा? ऐसा करने पर जो इमर्स्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगा। अभी जो नया लोकेशन होगा इसका, ये इसका नया ओरिएंटेशन है, नया लोकेशन। अपन अज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर से पूरा डिप नहीं हुआ है, अभी भी कुछ पार्ट भारी है। तो मुझे बताओ कौन से फोर्स में चेंज हुआ होगा जब मैं उसको एक्स से और नीचे डिस्प्लेस कर रहा हूँ? वेट में चेंज हुआ या बुओयंसी में चेंज हुआ? कौन सा फोर्स चेंज हुआ? buoyancy बुओयंसी फोर्स चेंज हुआ। एंड बुओयंसी फोर्स चेंज होके बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा इसको नीचे सर बढ़ एक्स गया पर तुम देख पा रहे हो लिक्विड का इतना एक्स्ट्रा वेट और डिस्प्लेस हो रहा है, तो बुओयंसी फोर्स बढ़ गया। तो मुझे बताओ रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, एक्स्ट्रा बुओयंसी फोर्स या टोटल बुओयंसी फोर्स? एक्स्ट्रा buoyancy एक्स्ट्रा बुओयंसी फोर्स, क्योंकि पहले का जो बुओयंसी फोर्स है वो तो ऑलरेडी एमजी को बैलेंस कर रहा है, बट नीचे और एडिशनल अमाउंट एक्स से डिस्प्लेस करने पर, ये एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करने पर येलो कलर से जो हैच किया हुआ है उतना लिक्विड का एक्स्ट्रा वेट डिस्प्लेस हो गया। एंड दिस एक्स्ट्रा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल्स टू द एक्स्ट्रा बुओयंसी फोर्स। और ये एक्स्ट्रा बुओयंसी फोर्स ही उसको ऊपर की तरफ रिस्टोर कर रहा होगा। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि ये एक्स्ट्रा बुओयंसी फोर्स किसके इक्वल होगा। कैन आई से दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स्ट्रा वेट of the liquid displaced। और एक्स्ट्रा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा इस पोर्शन का, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एक्स। ये एक्स्ट्रा बुओयंसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और इसी को मैं मास ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल कर सकता हूं। व्हाट इज द मास ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू टोटल हाइट व्हिच इज h। ये सर मास जी ऑफ द भी ऑब्जेक्ट होगा। क्या बोल रहे हो? जी हाँ सॉरी, यहाँ पे g का भी टर्म आएगा, करेक्ट, इनटू g, ठीक है। एंड दिस एक्स्ट्रा बुओयंसी फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के टर्म्स कैंसिल हो गए, और मेरा टारगेट है एक्सेलरेशन को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स x। तो ये वाला जो टर्म है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बस ओमेगा स्क्वायर मिल गया। तो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट ऑफ रो नॉट अपॉन रो एल टाइम्स जी। और एक h का भी टर्म आ रहा है क्या कहीं पे, नीचे h का भी टर्म आ रहा था, तो इंटू h ये आ जाएगा टाइम पीरियड। देखो समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट इन एनी स्टेप्स? ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स वाले मेथड से तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो इजीली। देखो यहाँ पे एक चीज अपन अज्यूम कर रहे थे कि कंटेनर का जो एरिया है, कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, वो ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शनल के एरिया की कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है, राइट? ये अपन अज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए अपन मान रहे हैं कि जब मैं ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा अमाउंट एक्स से नीचे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो ऊपर जो लिक्विड का लेवल है, क्या इसमें अपन कोई भी इंक्रीमेंट अज्यूम कर रहे हैं? ये लेवल अपन लगभग कांस्टेंट मान रहे हैं। ऐसा क्यों मान पा रहे? एरिया बहुत बड़ा है क्योंकि कंटेनर का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर is much greater than the cross sectional area of the object. That's why this rise is negligible. Okay. But अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपेरेबल हुआ, तो क्या वहां पे मैं इस राइज को नेग्लिजिबल मान पाऊंगा? नो सर नहीं, तो वहां पे अपन को राइज को भी अकाउंट में लेना होगा। तो एक वैसा सिचुएशन देख लेते जो इससे एक स्टेप आगे होगा, थोड़ा सा और एडवांस लेवल का सवाल होगा, ठीक है। अगर सवाल में कंटेनर के क्रॉस सेक्शनल एरिया की कुछ बात नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली अपन ये चीज अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। बट सवाल में अगर एक्सप्लिसिटली
कंटेनर का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, तो अपन फिर उसको भी कंसिडर करेंगे। क्या पूछ रहे थे बताओ? सर डेंसिटी भी कम लिया है ना हम लोग ने। नहीं, डेंसिटी पे तो कुछ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगा तभी फ्लोट कर पा रहा है ना, वो तो फ्लोटिंग कंडीशन में अपने आप आ गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी मोर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ऑब्जेक्ट फ्लोट कर पाता? नो सर। ठीक है, तो वो चीज तो इम्प्लाइड है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा। अभी नेक्स्ट सिचुएशन देखो जहाँ पे एरियाज कंपेरेबल। एग्जाम्पल दिखते, मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो 3 टाइम्स ए दिया हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर फ्लोट कर रहा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताओ कंपेरेबल है कि नहीं? ए और 3A दे आर कंपेरेबल, राइट? Yes. और लिक्विड भरा हुआ है इधर भी, ओके। सो इनिशियली जब ये फ्लोट कर रहा है, अगेन सारे पैरामीटर्स अस्यूम कर लेते, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब पैरामीटर्स गिवन है ना। और इनिशियली तुम देख पा रहे हो लिक्विड का इतना वेट डिस्प्लेस हो रहा है जो कि बुएंसी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, राइट? जो भी येलो पोर्शन में लिक्विड का वेट होगा उतना बुएंसी फोर्स लग रहा होगा, यस और नो? और ये बुएंसी फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा? बुएंसी फोर्स इज अगेन बैलेंसिंग mg। ये मीन पोजीशन की बात हो गई है ना। अभी SHM निकालने के लिए क्या करेंगे? वापस डिस्प्लेस इसको x अमाउंट से डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं इसको x अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो अगेन कंटेनर ऑब्जेक्ट का ये नया ओरिएंटेशन होगा, इसको मैं ग्रीन कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। है ना? ऐसा करने पर नीचे मैं जो ब्लू कलर में मार्क कर रहा हूँ, ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर से कर देते, ये वाला जो पोर्शन है तुम देख पा रहे हो लिक्विड का इतना पोर्शन एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हो रहा है, यस और नो? यस सर। बट इस केस में लिक्विड का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो अभी ऊपर राइज करवाएगा, है ना? वैसे तो राइज यहाँ पे भी करवा रहा था पिछले एग्जाम्पल में, लिक्विड का जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन डिस्प्लेस हो रहा था वो ऊपर राइज कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ लेयर, बट ये राइज नेग्लिजिबल था क्योंकि एरिया वाज मच ग्रेटर, राइट? बट यहाँ पे क्या वो राइज नेग्लिजिबल होगा? यहाँ पे जो भी लिक्विड यहाँ से गायब हो रहा है, दिस इज एक्स्ट्रा लिक्विड विच इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड। तो ये लिक्विड डिस्प्लेस होके कहाँ पे जाएगा? कंटेनर के टॉप पे ही जाएगा ना, ये यहाँ पे सेटल हो जाएगा। मैं ग्रीन कलर में जो दो चीजें हैच कर रहा हूँ तुम देख पा रहे हो वो एक ही लिक्विड को एक्सप्रेस कर रहे हो, एक ही लिक्विड की बात हो रही। यस सर। यहाँ पे अज्यूम करो दैट कंटेनर इज लॉन्ग इनफ कि वो पूरा का पूरा इमर्ज्ड है, मतलब थोड़ा पार्ट उसका बाहर भी रहेगा, ऐसे अज्यूम कर रहे। ये पोर्शन अभी भी कंटेनर का बाहर है, ऊपर वाला, ओके। सो इसको x से जब मैंने डिस्प्लेस किया और अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे y का राइज हुआ, y हाइट का राइज हुआ, तो x और y में अपन रिलेशन कैसे निकालेंगे? दोनों ग्रीन पोर्शंस का कौन सा पैरामीटर सेम होगा? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम होगा, जितना वॉल्यूम नीचे से गायब हुआ उतना ही वॉल्यूम ऊपर लिक्विड के सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना होगा? Px। ये वॉल्यूम a इंटू एक्स होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एक्स। और Yes. ये वाला जो वॉल्यूम है, अच्छा ये जो राइज हो रहा है ऊपर, जो लिक्विड का ग्रीन लेयर राइज हो रहा है वो कंटेनर के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a में राइज हो रहा है या 3a माइनस a में राइज हो रहा है? 3a माइनस ए। a माइनस a में हो रहा होगा क्योंकि a एरिया तो इस ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ, तो दिस राइज इज ओवर 3a माइनस a एरिया। तो उसका जो वॉल्यूम है उसको मैं 3a माइनस a टाइम्स y लिख सकता हूँ। ये फॉलो कर रहे हैं सब लोग? और ये दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट कर सकते हैं, दैट मींस ax शुड बी इक्वल्स टू 2ay। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? a और a कैंसिल, y इज इक्वल टू x बाई 2, है ना?
तो अगर y x/2 है, तो अभी मुझे बताओ जो एक्स्ट्रा लिक्विड बोयेंसी फोर्स लगा रहा है वो खाली x लेंथ का लगा रहा है कि x प्लस वाई लेंथ का लगा रहा x+1। है? x प्लस वाई। तो एक तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है लिक्विड का वो भी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। सो नाउ इन अ वे ऑब्जेक्ट इज ऑक्यूपाइंग दिस पोर्शन ऑफ द लिक्विड ऑल्सो एंड दिस पोर्शन ऑफ द लिक्विड ऑल्सो। अंदर वाले पोर्शन को अपन अलग कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो अंदर वाला पोर्शन है ऑब्जेक्ट अभी ये भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स के कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे बताओ? एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स विच इज इक्वल टू एक्स्ट्रा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। एक्स्ट्रा वेट क्या होगा? x प्लस वाई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये होगा। ये फॉलो कर रहे हो सब लोग? Yes, sir. दिस लिक्विड प्लस दिस लिक्विड, ये दोनों लिक्विड एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उसका जो वेट है वो x प्लस वाई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और इसको मैं किससे इक्वेट करूंगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन। पाई इज x/2, तो ये 3x/2 टाइम्स a रो एयर इंटू जी एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू टोटल हाइट टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एरिया के टर्म्स कैंसिल हो गए और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। क्या आ जाएगा? रो एल इंटू जी इंटू 3/2 रो नॉट H. टाइम्स h, है ना? ये आ रहा है। Yes, So sir. again we know that the constant term, this one is omega square. So time period 2 pi upon omega, 2 pi under root of 2 rho naught h upon 3 rho l g. ये टाइम पीरियड होगा इस केस में। ओके, तो जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर तुम्हें कंपेरेबल दिख रहा है, बी केयरफुल एंड टेक इनटू कंसीडरेशन दिस एक्स्ट्रा वेट ऑफ द लिक्विड आल्सो। ये कॉमन मिस्टेक है जो काफी लोग करते हैं, और वन ऑफ द ऑप्शंस ये मिस्टेक करके जो आंसर आ रहा होगा वो भी होगा। तो अपन बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर निकाल के गलत आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस स्टेप से बच के रहना। एनी डाउट? ओके चलो। सो दिस वाज अबाउट ऑसिलेशंस ऑफ floating body in a liquid. Next situation, oscillations of a liquid in a V tube. देखो ये सिचुएशन को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये एक V ट्यूब है और इसके दोनों एंगल्स θ1 θ2 इस तरीके से गिवन है। तो हॉरिजॉन्टल से रेफरेंस ले लो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल को θ1 मान लो और ये एंगल को θ2। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? दोनों ट्यूब्स में लेंथ सेम होगा या हाइट सेम होगा इक्विलिब्रियम पे? हाइट सेम होगा ना, ये सीखा था अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में। हाइट मैटर करेगा ना। मैं चाहूंगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर दोनों साइड से सेम है, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड पे हाइट सेम हो। यस और नो? Yes, sir. तो इनिशियली मीन पोजीशन पे दोनों आर्म्स में लिक्विड का हाइट h दिया हुआ है। तो अगर h दिया हुआ है तो इनडायरेक्टली दोनों आर्म्स में लेंथ भी दिया हुआ है। ये वाला जो लेंथ होगा इनिशियली उसको मैं h अपॉन cos θ1 मान सकता हूँ, L1 को, और ये वाले L2 को मैं h अपॉन cos θ2 मान सकता हूँ, राइट? ये सिचुएशन गिवन है और दोनों आर्म्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम मान लो a। तो अभी ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? मीन पोजीशन तो ये मैंने जो ड्रॉ किया है वही मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इसको। यस और नो? तो अगर मान लो मैं मीन पोजीशन से लेफ्ट वाले लिक्विड को नीचे की तरफ अलोंग द ट्यूब x से डिस्प्लेस करता हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों साइड सेम है, तो कहने से यहाँ से भी लिक्विड x से अलोंग द ट्यूब ऊपर आ जाएगा।
क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, राइट। तो अभी लिक्विड का जो नया लेवल है डिस्प्लेस करने के बाद, लेफ्ट आर्म में लिक्विड का ये नया लेवल है और राइट आर्म में लिक्विड का ये नया लेवल है ना, और ये दोनों एक्स है। तो जो लोअर लेवल है उसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं राइट वाले आर्म में, तो तुम देख पा रहे हो ये वाला जो पार्ट है ये लिक्विड का एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड वेट होगा। मतलब ये एक्स्ट्रा वेट राइट में एक्स्ट्रा आ रहा है ना कंपेयर टू लेफ्ट। ये सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो। Yes, sir. अगर लेफ्ट में लिक्विड का लेवल यहाँ तक आ गया तो बैलेंस रहने के लिए राइट में भी यहाँ तक ही होना चाहिए था, बट राइट में इतना पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये लिक्विड, इसमें जितना भी लिक्विड का वेट होगा ये वेट वापस लिक्विड को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा। दिस इज द एक्स्ट्रा वेट ऑफ द लिक्विड। और ये एक्स्ट्रा वेट को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको अगर मैं x मान रहा हूँ, ये वाले डायमेंशन को अगर x मान रहा हूँ, तो क्या अपन ये वाला y निकाल सकते बाय ज्योमेट्री? मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या होगा? इफ दिस इज θ1, कैन आई से दिस एंगल इज आल्सो θ1? ग्रीन ग्रीन मैच कर पा रहे हो θ1 से? Yes, sir. और ट्रिग्नोमेट्री से x और y में रिलेशन क्या होगा? sin θ1 is y by x. sin θ1 is opposite upon hypotenuse, right? That means y की वैल्यू क्या होगी? Right side. x sin θ1, है ना? और अभी ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये y मैंने निकाल लिया, मुझे ये वाले लेंथ निकालने में इंटरेस्ट था, ये एक्स्ट्रा लेंथ। इसको अगर मैं L मान लूं, ये वाला अगर एंगल θ2 है, तुम देख पा रहे हो ये एंगल भी θ2 होगा। तो मुझे बताओ साइन ऑफ θ2 कितना होगा? y by L. That means L will be equals to y upon sin θ2, right? y मतलब x sin θ1 upon sin θ2। तो अपन ने ये L लेंथ निकाल लिया। L लेंथ क्यों निकाल रहा हूं मैं? L लेंथ से क्या फायदा होगा? L लेंथ से मुझे पता चलेगा कि एक्स्ट्रा वेट कितना आ रहा है। ऊपर वाले का लेंथ तो मुझे पता है x, तो नीचे वाले का अगर मुझे L भी पता चल गया तो इस रीजन में जो लिक्विड का एक्स्ट्रा वेट है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया L निकालने का लॉजिक? Yes, sir. So total extra weight will be equals to extra length x plus L into cross sectional area into density of liquid into G। कहने से ये एक्स्ट्रा वेट लग रहा होगा, बट ये एक्स्ट्रा वेट कौन से डायरेक्शन में लगेगा? किसी भी चीज का वेट हमेशा कौन से डायरेक्शन में लगता है? इस एक्स्ट्रा वेट को अगर मैं W मानूं, ये W नीचे की तरफ लग रहा होगा, राइट? Yes, sir. बट मुझे बताओ क्या ये W लिक्विड को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे पुश कर रहा है या W का कंपोनेंट अलोंग दिस ट्यूब? component. W का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो लिक्विड को वापस रिस्टोर कर रहा है ना, वापस ओरिजिनल जगह पे जाने के लिए पुश कर रहा होगा। एंड W का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? इफ दिस एंगल इज θ2, दिस एंगल इज 90 माइनस θ2, तो ये W वाला जो sin कंपोनेंट है वो W sin θ2 होगा, राइट? सो दैट मींस जो एक्स्ट्रा वेट मुझे मिला W, इसी को अपन W बोल रहे हैं, इसका sin θ2 वाला जो कंपोनेंट है उसको मैं टोटल मास ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ द एंटायर लिक्विड टाइम्स G लिख सकता हूँ, यस और नो? क्योंकि यही कंपोनेंट पूरे के पूरे लिक्विड को वापस ओरिजिनल जगहों पे ले जाने के लिए ड्राइव कर रहा है, पुश कर रहा है। सो दिस इज एक्टिंग लाइक अ रिस्टोरिंग फोर्स, राइट? सब फॉलो कर रहे हो इस चीज को? Yes, sir. तो बस अभी कैलकुलेशन करना है, W की वैल्यू डाल दो। W कितना होगा? x प्लस L। L को मैं x sin θ1 अपॉन sin θ2 लिख सकता हूँ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G एंड टोटल मास। टोटल मास विल बी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ मतलब L1 प्लस L2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा ये G नहीं होगा, ये A होगा ना,
नेट स्टोरिंग फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस इक्वेशन में से ए कैंसिल हो रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैंसिल हो रहा है। अच्छा और भी कुछ मिस कर रहा हूं मैं, साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना इधर, तो तुम्हें दिख रहा है साइन थीटा 2 भी मल्टीप्लाई होने वाला है, ये वाला एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 बच जाएगा इनटू जी, L1 प्लस L2 will be equals to what? H upon sin theta 1 and H upon sin theta 2, right? तो H कॉमन ले लो और इसको 1 upon sin theta 1 प्लस 1 upon sin theta 2 लिख दो टाइम्स A, और ये ब्रैकेट को मैं sin theta 1 प्लस sin theta 2 अपॉन sin theta 1 इंटू sin theta 2 लिख सकता, तो LHS और RHS में से ये वाले टर्म्स भी कैंसिल हो रहे हैं, राइट? तो फाइनली कौन से टर्म्स बच रहे? मुझे A को X के टर्म्स में निकालना है, तो ये वाले sin theta 1 sin theta 2 को LHS में ले जाओ, तो X इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इंटू G अपॉन H इक्वल्स टू A। कुछ मिस्टेक किया क्या कहीं पे कैलकुलेशन में? सही है? Yes. तो फाइनली तुमने A इन टर्म्स ऑफ X निकाल लिया ना, तो ये वाला जो टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा होगा, कहीं तो कुछ मिस्टेक की शायद। एज पर द प्रिंटेड नोट्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का टर्म्स बच रहा है। एक सेकंड वापस चेक कर लेते हैं। नेट फोर्स इज W X प्लस L इंटू A रो एल जी इंटू साइन थीटा 2, तो यहाँ पे तो ये दोनों ऐड हो रहे। अच्छा नहीं बट ठीक है, वो लोग ने टोटल लेंथ को L माना हुआ है ना वो लोग ने शायद, ये जो L है वो क्या है? इफ द लेंथ ऑफ द लिक्विड इज L, तो वो लोग ने L को L1 प्लस L2 ही मान लिया। अपन ने जो निकाला वो भी सही है वो एक्सप्रेशन, बट इस L1 प्लस L2 को ही अगर मैं L मान लेता तो ऊपर जो दिया हुआ है वो इस फॉर्मेट में आंसर आ जाता साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। समझ में आया? Yes, sir. तो इट्स ओके, तुम लोग इस फॉर्मेट में भी आंसर एक्सप्रेस कर सकते हो, L1 प्लस L2 को सब्स्टिट्यूट करके, तो ये वाला जो टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एनी डाउट इन एनी स्टेप? ओके, इसको वापस खुद से डिराइव करना। ये हीट एंड थर्मो से रिलेटेड है। आई थिंक ये आगे की जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिए। तो फिजिकल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम, SHM इन्वॉल्विंग ग्रेविटी। अच्छा ये दो सिचुएशन देख लेते हो, खत्म, अभी और टाइम है ना अपने पास 20 मिनट, ये देख ही लेते। देखो SHM इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड थर्मो, ऑसिलेशंस ऑफ अ पिस्टन। मान लो ये एक पिस्टन है और उसके अंदर ये एक आइडियल गैस भरा हुआ है, ओके, और पिस्टन को एडियाबैटिक मान लो, तो किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होगा, और इस पिस्टन को अगर मान लो मैं लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा X से डिस्प्लेस करूं लेफ्ट की तरफ, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स राइट की तरफ डेवलप हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? गैस में जो भी प्रेशर का इंक्रीमेंट हुआ होगा DP, दिस एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया,
ये एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा ना जो इसको रिस्टोर कर रहा होगा। सब फॉलो कर रहे हो? यहाँ पे A इंटू DP ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। Yes, sir. और DP निकालने के लिए ये जो इक्वेशन था P V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। पहले लॉग अप्लाई कर दो। लॉग अप्लाई करने पर लॉन ऑफ P प्लस गामा टाइम्स लॉन ऑफ V विल बी इक्वल टू लॉन ऑफ C। और अभी डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दो, तो 1/P टाइम्स DP प्लस गामा अपॉन V टाइम्स DV इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को यूज करके DP निकाल लो और DP को रिस्टोरिंग फोर्स में यूज कर लो, और इस रिस्टोरिंग फोर्स को मास ऑफ द गैस टाइम्स एक्सेलरेशन लिख दो, और एक्सेलरेशन सम कांस्टेंट टाइम्स x के इक्वल आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को फिर अपन ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। ये सिचुएशन खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे अभी तुम लोग? एटलीस्ट ट्राई कर पाओगे? ठीक है, Yes, तो sir. ये इसको एज एन एग्जांपल होमवर्क की तरह ले लो, कुछ रटना नहीं है, दे आर जस्ट लाइक एग्जांपल्स जहाँ पे एसएचएम को अलग अलग टॉपिक्स के साथ क्लब किया जा रहा है, हीट एंड थर्मो फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ पे ग्रेविटेशन के साथ। इस एग्जांपल में भी एक टनल को डिग किया हुआ है, और टनल के अंदर ऑब्जेक्ट का जो मीन पोजीशन होगा वो ये होगा, सेंटर ऑफ द टनल। और ऑब्जेक्ट को अगर अपने मीन पोजीशन से अगर मान लो मैं x अमाउंट से डिस्प्लेस कर दूं, तो ऑब्जेक्ट के इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा होगा। सेंटर से मान लो डिस्टेंस r है, तो इनसाइड द स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला याद है तुम्हें? GMR अपॉन r क्यूब। ये पढ़ा है सबने ग्रेविटेशन में, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ऑब्जेक्ट का मास अगर मैं m मान लूं, तो फील्ड इनटू मास, ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस रिस्टोर कर रहा होगा, राइट? एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं थीटा मान रहा हूँ, Sin theta. तो दिस इनटू साइन थीटा ये रिस्टोर कर रहा होगा, और इसको मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दूंगा। साइन थीटा विल बी h, सॉरी साइन थीटा विल बी, इसको अगर मैं x मान रहा हूँ तो दिस x अपॉन r, साइन थीटा को मैं x अपॉन r लिख सकता हूँ, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ तुम्हें x मिल जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा स्क्वायर। कैसा भी सिचुएशन होने दो, टाइम पीरियड निकालने का जो स्टेप्स अपन फॉलो कर रहे हैं उसमें एक पैटर्न देख पा रहे हो। डिस्प्लेस करो, रिस्टोरिंग फोर्स निकालो, रिस्टोरिंग फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल लिखो, एंड फाइनली एक्सेलरेशन को कांस्टेंट टाइम्स x के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दो। दैट कांस्टेंट विल बी ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये भी ट्राई कर लोगे खुद से? Yes, sir. ये सिचुएशन भी ट्राई करना, और ये कुछ एग्जांपल्स ये भी अटेम्प्ट कर लेना। तो नेक्स्ट टाइम अपन मोस्टली ये सारे एग्जांपल्स के डाउट्स ही सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद फिर जो नया कॉन्सेप्ट है फिजिकल पेंडुलम ये अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज थोड़ा मैं जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ, प्लीज अपने नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना, कुछ भी डाउट आ रहा है उसको मार्क करके रखो और अगली बार क्लेरिफाई कर लो, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर।